हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी एग्रीकल्चर टीए की प्लेलिस्ट है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक को समझेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे। इनमें से भी कुछ टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा और कुछ टॉपिक बाद की वीडियो में कवर करूँगा। दूसरी चीज़ हमें आज ये जानने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये हमारा जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का टीए का, तो इस सिलेबस से हमने क्रॉप साइंस को कवर कर लिया है, जहाँ से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से। तो इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हमने ऑलरेडी ये सिलेबस के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उसको आप देख लीजिएगा और कैसे पढ़ना मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी। इस पोर्शन को भी आप अच्छी तरह से कवर कर लें, इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, देन हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भी प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग करके, तो इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे, और इसको कैसे पढ़ना, कैसे कवर करना, मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो पोर्शन बच रहा है अभी, तो ये पोर्शन हमारा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का बचा हुआ है, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हालांकि कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी होगा। जब मैं इसके सिलेबस को बता दूंगा अच्छी तरह से, तो इसको जल्दी से कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक पढ़ना है, और दूसरा हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का। तो पहले हम डेयरी वाला पोर्शन निपटाएंगे, ए वाला पोर्शन, इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद, एंड देन हम लास्ट में हम देखेंगे ए वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा ए वाला पोर्शन हम जल्दी जल्दी कवर करें पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब डिस्कशन। इसके बाद मैं एक वीडियो स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना लास्ट में। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का क्या रोल है। क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, एजुकेशन भी आता है, हेल्थ आता है, एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर आता है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल पूछा है, तो एग्रीकल्चर का रोल हमें थ्योरी तो लिखना नहीं है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पिकअप करना है टॉपिक को, तो हम आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो मतलब क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमें यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप अच्छे समझिए। पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखिए, यहाँ से कोरिलेट करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड स्कीम। ठीक है, तो जो स्कीम है वो इस पोर्शन में आएंगी, साथ में रिसर्च सेंटर वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशन है, हम उसको आगे यहाँ पे हम स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला कॉन्सेप्ट पूछा गया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि क्या एक्सपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितने मिलियन टन का हमारा ट्रेड होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन सी एजेंसी डील करती हैं। देन फार्मूलेशन ऑफ प्लान फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या प्लान बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोर इकोनॉमी है, कोर एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ पढ़ना है, मतलब कि प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या लैंड्स का क्या रिलीवेंस है, फिक्स्ड कास्ट क्या होती है, वेरिएबल कास्ट क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है जो कि आप अभी तक ध्यान भी नहीं दिए होंगे हमें लग रहा है। यहाँ पे मेंशन है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन आपके इसमें दिया गया है, और यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक आध। ठीक है, तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी पढ़ना है। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का बना दूंगा छोटा सा, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अगला है हमारा प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, डिमांड होता है, सप्लाई होता है, सरप्लस होता है, फूड ग्रेन सरप्लस क्या होता है तुम्हारा, और ट्रेड करने योग्य फूड ग्रेन सरप्लस क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी इकोनॉमिक्स के कोर टॉपिक्स हैं, और थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दिया था, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद एमएसपी ऑफ डिफरेंट क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसपी ऑफ डिफरेंट क्रॉप, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप की यहाँ पे आपको एमएसपी को देखना है, किसको देखना है, एमएसपी को देखना है। ठीक है, तो एमएसपी आप याद कर लेंगे, जो भी हमारी जो क्रॉप्स है उसकी जो एमएसपी हमारी हर साल रिलीज करता है, CACP जो होता है हमारा
रिकमेंड करता है और रिलीज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस जो है वो मतलब कि इसको रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना, और कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस के बारे में भी डिटेल में देखना है आपको, ठीक है। तो अलग अलग क्रॉप की एमएसपी इस साल अनाउंस कर दी गई है, वही एमएसपी आप वहाँ पे याद करके जाएंगे, उसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड आपको करूँगा। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हमारा पोर्शन है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी हम देख लेंगे क्या क्या आएगा, लेकिन चूंकि एक साथ आपको ज़्यादा वर्डन ना हो तो मैं आज के टॉपिक में सिर्फ तीन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। पहला हमारा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन वन ट्रिलियन इकोनॉमी, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें थ्योरी तो लिखना नहीं है हमें। तो यहाँ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सब डाटा यहाँ से ही आएंगे, यहाँ से इस टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ से याद रखना आपको। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला देखेंगे, और देन कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाला देखेंगे। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये सब टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के रोल में हम देखेंगे जीडीपी होता है हमारा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वही हमारे मतलब कि एक इकोनॉमी को हमारा इंडिकेट करता है। तो हमें पता होना चाहिए जो जीडीपी हमारा, हम क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी की जीडीपी हमें पता होना चाहिए। तो यूपी की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो रोल है, किसका रोल है, एग्रीकल्चर का कितना होता है आपका 25 to 26%, ठीक है। यानी कि टोटल जो यूपी की जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर 25% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। इस डाटा को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का पूरे इंडिया का हम डाटा देखेंगे यहाँ पे। तो इंडिया के केस में हम बात करें अगर, तो इंडिया के केस में देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर का हमारा 18% रोल है टोटल जीडीपी में, ओवरऑल जीडीपी में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप यहाँ पे। एंड देन ये जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर में और प्लस फिशरी, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ आ जाती हैं इसकी, एलाइड का मतलब होता है, ठीक है। तो एलाइड सेक्टर में अब आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री का, किसमें, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री का जो रोल है कितना है, 25% है। कितना है, 25%, यानी कि 25% एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में 18% का जो 25% है वो कंट्रीब्यूट करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है डेयरी 4% कंट्रीब्यूट करता है, ओवरऑल जीडीपी मतलब जो हमारी जीडीपी है टोटल इंडिया की, उसमें 4% जो कंट्रीब्यूट करता है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डेयरी सेक्टर करता है, ठीक है, दुग्ध वाला सेक्टर करता है। देन फिशरीज का है, तो फिशरीज का जो ओवरऑल जीडीपी में रोल है 1% ही है। कितना है, 1% मात्र। तो इस तरह से आपको याद रखना है जीडीपी वाला डाटा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। करंट डाटा हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा इसी में हम देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशंस क्या है वर्ल्ड एग्रीकल्चर में, यानी वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है तो किन किन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है, किन किन में सेकंड में है, किन किन में थर्ड है, किन किन में फोर्थ है, किन किन में 6 है। इसका आप टेबल बना लेंगे और इसको आप लिख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं एक बार आपको मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो फर्स्ट पोजीशन वाला जो है इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें तो मैंगो हो गया आपका, मैंगो में इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है। कोकोनट में फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक है, कोकोनट मतलब नारियल, ठीक है। एंड टी में पहला पोजीशन है इंडिया का। पल्स प्रोडक्शन में इंडिया का पहला पोजीशन है। लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन में पहला पोजीशन है इंडिया का, ठीक है। एंड काजू में पहला पोजीशन है, कैशू, काजू, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। जूट एंड एलाइड फाइबर में है, जूट में है, फाइबर में है। मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है, दूध उत्पादन में इंडिया का पहला स्थान है। टोटल इरिगेटेड एरिया में भी इंडिया पहला है, ठीक है, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र जो है टोटल इरिगेटेड एरिया। बनाना प्रोडक्शन में इंडिया पहला है, बनाना मतलब कि केला में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि इंडिया किन किन फूड्स में या किन किन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। देन अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन में आपको बात करें तो व्हीट है, फर्स्ट में आपको पता ही है कौन है। इसके बाद राइस है, राइस प्रोडक्शन में पहला स्थान चाइना का है, सेकंड हमारा इंडिया का है। ऑयल सीड में भी इंडिया का सेकंड स्थान है, ठीक है, ऑयल सीड, इसको आप याद रखेंगे। देन आपका फ्रूट्स हो गया, फलों में भी इंडिया का सेकंड स्थान है। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड है, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन में भी सेकंड है। एंड शुगर केन प्रोडक्शन में भी इंडिया का सेकंड स्थान है। पहला में कौन है,
ब्राज़ील वगैरह, ठीक है। थर्ड की बात करूँ, थर्ड में आपका पता होना चाहिए टोबैको, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में इंडिया जो है थर्ड पोजीशन में रहता है, और कॉटन में भी इंडिया कितने में है, थर्ड पोजीशन में है। कॉटन मतलब कपास, ठीक है। फोर्थ की बात करें अगर आपको, तो नेचुरल रबर वगैरह हो गया, ठीक है, रबर, इन सब में इंडिया जो है हमारा चौथे स्थान पे है, ठीक है। जबकि कॉफ़ी वगैरह के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया किस में है, छठवें पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये पोजीशंस को आप टेबल बना के लिख लेंगे और इसको याद कर डालेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी में ही जीडीपी में यानी कि जो पहला जो हमारा किस तरह से जीडीपी ग्रोथ होगी इंडिया की, एग्रीकल्चर का क्या रोल है 1 ट्रिलियन में, इसी के अंदर आपको डिफरेंट क्रॉप की प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इन रिसेंट ईयर, जो अभी रिसेंट ईयर है या कि कह सकते हो 1-2 साल पहले का भी डाटा आप याद कर सकते हैं। हमने थोड़ा 1 साल पहले का डाटा याद यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही डाटा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक आध नंबर का डाटा में डिफरेंस रहेगा, 1-2 का, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आप आराम से इजीली आप एलिमिनेट कर लेंगे वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया का कितना है। फूड ग्रेन में पहली बात आप जान लीजिए क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम बात करें फूड ग्रेन की, तो उसमें सीरियल क्रॉप आएंगी और पल्स क्रॉप आएंगी। सीरियल और पल्स के अलावा ऑल सीड इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो टोटल सीरियल प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा 303 यानी 303 मिलियन टन हमारा सीरियल का प्रोडक्शन है इंडिया में, और पल्स का प्रोडक्शन कितना है 26 मिलियन टन। इस डाटा को याद रखेंगे, पल्स वाला जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। और टोटल हम फूड ग्रेन की बात करें तो 329 यानी लगभग 330 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है। अब इसके अंदर आप देख लेंगे कि सीरियल में कौन कौन सी मेजर क्रॉप है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये दो को तो याद ही रखना आपको, राइस व्हीट को, और इन सारी क्रॉप को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो राइस का प्रोडक्शन कितना है अभी 135 मिलियन टन है, व्हीट का प्रोडक्शन कितना है 110 मिलियन टन है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और टोटल सीरियल प्रोडक्शन की बात करें तो 303 मिलियन टन है, वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। ऐसे हम पल्स की बात कर लेते हैं। तो पल्स की बात करें तो ग्राम यानी कि चना जिसको बोलते हैं, बंगाल ग्राम या चिकपी उसी को बोलते हैं, तो ग्राम का हमारा कितना प्रोडक्शन है 12.26 मिलियन टन, और टोटल कितना प्रोडक्शन है 26 मिलियन टन पल्स का प्रोडक्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 26 में 12% जब हमारा क्या है ग्राम का ही है, तो लगभग कह सकते हैं कि मतलब कि आधा लगभग हमारा चना अकेला ही कंट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारा अलग अलग है। इसका देखो यहाँ पे भी पल्स की बात करेंगे तो पल्स में भी 2 प्रकार की पल्स होती हैं, एक तो खरीफ पल्स होती है और एक रबी पल्स होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रबी पल्स का जो एरिया है खरीफ पल्स के कंपेरिजन में यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, ठीक है। रबी पल्स कितना है 157 मिलियन टन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबी का पल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या खरीफ में, तो रबी में पल्स का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे भी देख लेंगे कुछ डाटा दिया है, हमने ऐड किया है एरिया एंड यील्ड ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, यानी कि पैडी का एरिया कितना है 47 मिलियन हेक्टेयर है, और यील्ड इसकी कितनी होती है 28 मतलब कि 2873 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 28 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो राइस की प्रोडक्टिविटी कितनी है 28 है इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी, और हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है, सब स्टेट भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ऐसे व्हीट का है तो व्हीट का भी आप देख लेना, एरिया है हमारा 31 मिलियन हेक्टेयर एंड प्रोडक्टिविटी है जो हमारा 36 क्विंटल है, या कह सकते हो 3615 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ठीक है। और हाईएस्ट कहाँ पे है प्रोडक्शन हमारा, हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन हमारा मध्य प्रदेश आता है। ऐसे ही मेज का मैंने ऐड कर दिया है। देन सोरगम का भी ऐड किया हुआ, सोरगम का देख लेना, कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो सोरगम हमारा जो प्रोडक्शन है कितना है 4 मिलियन हेक्टेयर में एरिया है इसका, ठीक है, एरिया है, ठीक है। ऐसे ही बाजरा का है, फिंगर मिलेट का है, न्यूट्री सीरियल्स का है, टोटल सीरियल्स का है, अरहर का है, ब्लैक ग्राम का है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एरिया कहाँ पे हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये सब भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। टोटल पल्स की बात करें तो कितना है, टोटल पल्स का एरिया हमारा है 30 मिलियन हेक्टेयर, और जो प्रोडक्टिविटी है 888 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 8 क्विंटल पर हेक्टेयर कह सकते हो। बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है पल्स की, ठीक है। और हाईएस्ट पल्स प्रोडक्शन में एमपी है, सेकंड में हमारा राजस्थान है, देन महाराष्ट्र है, ठीक है।
ऐसे ही टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश हमारा हाईएस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देख लेते हैं ऑयल सीड का थोड़ा शॉर्ट में। ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड में 9 प्रकार की जो हमारी ऑयल सीड हमारे मेजर ऑयल सीड मानी गई है इंडिया में, जिसमें कि हमारा ग्राउंडनट है, कैस्टर है, मस्टर्ड एंड रैपसीड है यानी सरसों, नाइजर है आपका, कुसुम जिसको बोलते हैं, लिंसीड है, अलसी, सैफफ्लावर है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है और सीसम है। सीसम मतलब तिल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 9 ऑयल सीड क्रॉप होती है। और 9 ऑयल सीड क्रॉप की अगर बात करें तो सोयाबीन का जो हमारा एरिया है हाईएस्ट है। सोयाबीन का एरिया क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि कितना है 13 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन भी लगभग 13 मिलियन टन है, ठीक है। और यील्ड जो है इसकी मतलब एवरेज यील्ड कह सकते हो, प्रोडक्टिविटी जो कि 987 है, ठीक है। ऐसे ही ग्राउंडनट को आप देख लेंगे यहाँ पे, ग्राउंडनट, एक मिनट, ग्राउंडनट, रैपसीड मस्टर्ड का भी दिया हुआ है। रैपसीड मस्टर्ड का जरूर याद रखें। इसकी जो प्रोडक्शन है हमारा 13 मिलियन टन, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पीछे। और जो इसका एरिया है 9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। देन सीसम का देख सकते हैं आप, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइजर, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप नोट डाउन कर लेंगे या आप थोड़ा सा मोटे तौर पे याद रखेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट जो है उनको हम ऑलरेडी स्टार मार्क आपको करा दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टेबल, इस हेडिंग के अंदर इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप का, ठीक है। और साथ में आप जीडीपी के बारे में देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। आप सिलेबस में आप देख सकते हैं हमारा इकोनॉमी का सेकंड टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, क्लियर कट, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्या क्या देखना है ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपकी एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें, चाहे वो हम यील्ड की बात करें, चाहे वो हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वो हम किसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, इन सब क्षेत्रों में आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर का रिफॉर्म करना है, एग्रीकल्चर को सुधार करना है। तो सुधार आप कैसे कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी रिसर्च आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन आप डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट बनाएंगे डिफरेंट टाइप के कि हमें जल्दी से लोन मिल जाए आसानी से, ठीक है, हमें वाटर की फैसिलिटी हो जाए, हमारी क्रॉप की उपज बढ़ जाए, ठीक है। देन आप रिसर्च सेंटर पर बनाएंगे ताकि अच्छी वेराइटीज हमारा बनाया जा सके, ठीक है। देन आप ट्रेड के लिए उस वैरायटी को भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर बहुत सारी स्कीम आप चालू करेंगे, ठीक है, स्कीम आप बहुत सारी चालू करेंगे, गवर्नमेंट चालू करेगा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में क्या होगा, हमारा सुधार होगा। तो हमें इन्हीं सब के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं सब टॉपिक को हमें यहाँ से कवर करके जाना है। तो देखिए आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाबार्ड के बारे में जरूर पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, नाबार्ड के बारे में। ये नाबार्ड का हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है टॉपिक। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 में शिवारामन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में। इस तरह से नाबार्ड के बारे में और भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में, हमारे पास टाइम कम था और आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको समझाया कि आपको इन टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। देन अगला बात करते हैं हम WTO की बात करते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि WTO जो था पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। ये बना था हमारा 1948 में, 1948 में इसको बनाया गया था और बाद में इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया 1995 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में ही हुई है, यही आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, जो कि कहाँ पे जिनेवा पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आपको इसको याद रख लेना है। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ही आपको एक मार्क है, क्योंकि भाई ब्रांडिंग करेंगे ना हम अपने प्रोडक्ट की, क्वालिटी दिखाएंगे, प्योरिटी दिखाएंगे कि प्योर कैसे है, तो उसकी हम ब्रांडिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारा एग मार्क बनाया गया था, एग मार्क, AGMAR की। AG मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और मार्क मतलब मार्क। इस तरफ हो गया एग मार्क, ठीक है। तो एग मार्क जो बना था हमारा 1937 में, इसका मतलब कि अप्रूवल मिला था कि एग मार्क लगाया जाएगा प्रोडक्ट में। और इसमें प्योरिटी और क्वालिटी को बताता है। कोई हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी चीज़ किसी पैकेट में है तो उसकी प्योरिटी है या प्योर है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं है, उसको बताएगा एग मार्क। तो इसीलिए हमें एग मार्क लगाना जरूरी होता है। ऐसे एक होता है इको मार्क।
इको मार्क का कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, 1991 में, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है कि नहीं ये उससे रिलेटेड होता है इको मार्क। फिर BIS है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि 1 अप्रैल 1987 से इसको शुरू किया गया था। और पहले था ISI इसका नाम, इसको रिप्लेस किया, ISI को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS का फुल फॉर्म था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि 1947 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। तो यही ISI को ही रिप्लेस करके हम BIS बना दिए थे 1987 में। तो ये सब डाटा याद रखना आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देन ISO की बात कर लेते हैं। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और ISO 1947 में बना था, ठीक है, BIS के ISI के साथ। और इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, एक्चुअली जो ISO बनाया गया था इंटरनेशनल लेवल की बात है ये हमारी। तो इंटरनेशनल लेवल में जो हमारे गुड यानी वस्तुएं और हम सेवा जो प्रदान करते हैं उससे रिलेटेड हमारा उसकी स्टैंडर्ड को दिखाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कि वो मतलब कितना बेहतरीन चीज़ है कि नहीं है। इसके बाद FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या करता है हमारा, अब पहली बात तो समझ लो कि आप 1965 में इसका स्थापना की गई थी। और इसका काम होता है प्रिक्योरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज। और इसके बाद ये PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, PDS सिस्टम के थ्रू फिर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी हमारा फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है तो उसमें हमारा राइस को, व्हीट को कम रेट में, कम दाम में वहाँ पे गरीबों को बांटता है फिर बाद में, ठीक है। और पहले खरीदता है पब्लिक से या गवर्नमेंट से भी, ठीक है। इसके बाद इसको देख लीजिए नियम का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि ये जयपुर में बना हुआ है इसका हेडक्वार्टर राजस्थान में। और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी एग्रीकल्चर का रिफॉर्म ही है। देन है ट्राइफेड। ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड याद रखना। ये होता है तुम्हारा ट्राइफेड में क्या होता है, 1987 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइबल फेडरेशन से रिलेटेड है। और मार्केटिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन ट्राइबल कम्युनिटी। एक्चुअली ट्राइबल में ही फॉरेस्ट जो होते हैं तुम्हारे, फॉरेस्ट या जंगलों में कौन रहता है, ट्राइबल्स रहते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का जो प्रोडक्ट वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और उसको सेल करते हैं मार्केट में, तो उसी के लिए हमारा ट्राइफेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो कि 1987 में बनाई गई थी। इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेना, हालांकि यहाँ से कवर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। देन नाफेड की बात करते हैं। नाफेड का होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी नाफेड। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में है। और देन इसका जो काम होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा ये काम करता है नाफेड, ठीक है। तो इस तरह से नाफेड आपने पढ़ लिया। इसके बाद एपेडा की बात करते हैं। एपडा को आगे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी दो जगह डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन CSCP क्या होता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, जो कि 1965 में बना था। रिकमेंड करता है किसको, MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। एंड स्टैट्यूटरी सपोर्ट प्राइस जो होता है उसको भी ये रिकमेंड करता है। और प्रोक्योरमेंट प्राइस को भी ये रिकमेंड करता है, ठीक है, याद रखना। CSCP प्रोक्योरमेंट मतलब जिसमें FCI का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। FCI का जिसमें क्या होता है वो वहाँ से परचेज करती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रिफॉर्म हो गए, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हो गए, जो कि इंस्टीट्यूट बनाए गए या कह सकते हो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई गई। अब आगे चलते हैं, कुछ हमारे एग्रीकल्चर के रिफॉर्म और भी हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन मतलब हरित क्रांति आई। तो यहाँ पे हरित क्रांति से रिलेटेड पूरा डाटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कब आई थी, 1965-66 में लाया गया था। क्रॉप कौन कौन सी थी, ठीक है। फादर कौन है इनके, ठीक है, MS स्वामीनाथन थे इंडिया में। और वर्ल्ड में कौन है फादर, बताइए आप, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड में कौन है, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया था, टर्म दिया था विलियम एस गार्ड नाम के साइंटिस्ट ने, विलियम एस गार्ड ने दिया था, ठीक है। बात क्लियर है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड में कौन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे कवर की गई थी। तो इस तरह से मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको तैयार करना है। देन बायो फोर्टिफिकेशन, क्रॉप के बारे में आपको देखना है। तो बायो फोर्टिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, पहले समझ लीजिए कि मान लो कोई भी हमारा व्हीट है, सपोज कोई ग्रेन है, तो इसमें न्यूट्रिएंट कम है।
अब इसमें न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, हम इनरिच कर देते हैं, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आयरन रिच कर देते हैं, जिंक से भरपूर कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से जो हम वैरायटी डेवलप करते हैं वही हमारा बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है, या कि उसको उसके लिए फिर एग्रोनॉमिकल फोर्टिफिकेशन भी होता है, एग्रोनॉमिक होता है, हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे देते हैं क्रॉप को। एक होता है जेनेटिक, यानी हम ऐसी वैरायटीज बना देते हैं, ठीक है, और एक होता है नेचुरल, ठीक है। इसका देवाला भी देख लेना आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, जो कि कब आया था, 2002 में आया था। तो इसे भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इसका जीएम सीड यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड जो कि कॉटन में है, इसमें कौन कौन से, इसका डिटेल आप देख लेना, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में इसको कवर कर रखा है। कहाँ कवर किया है, बायोटेक में, ठीक है। तो इसको आप देख लेना वहाँ से, और इसको अभी मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा आया था 1986 में आया था, ये भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म में ही आएगा। जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर होती है, और जो कि हमारा जीएम, जो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारा वैरायटीज बनती है, क्रॉप बनती है, उसको अप्रूवल देती है। जैसे कि जीएम मस्टर्ड है, इसको भी अप्रूवल जेईसी ही देगी, ठीक है ना। ऐसे ही 2002 में बीटी कॉटन जो हमारा अलाउ किया गया था कि हम कमर्शियल तरीके से ग्रो कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। पहले हम ग्रो नहीं कर पाते थे, तो 2002 में बीटी कॉटन को हम अप्रूवल दिए थे। धारा मस्टर्ड जो 11 है, डीएम 11, इसको याद रखना। धारा मस्टर्ड में एक वैरायटी है जिसकी जीएम मस्टर्ड की, और अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी है, क्योंकि एक बार अप्रूवल मिल गया था और दोबारा इसको विड्रा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जो रिवॉल्यूशन आए थे अलग अलग, जैसे कि हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन है जो कि किससे रिलेटेड है, फिश से, एक्वा से। ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया, ग्रे रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन हो गया, रेड रिवॉल्यूशन हो गया, पिंक रिवॉल्यूशन हो गया, गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पिंक मैंने 2 बार लिख दिया है यहाँ पे। देन राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो से, सिल्वर रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लैक रिवॉल्यूशन हो गया, रेनबो रिवॉल्यूशन, प्रभनी रिवॉल्यूशन है जो कि भिंडी से है, ओकरा से। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, वर्टिकल रिवॉल्यूशन है, ये दोनों जरूर देख लेना, एवरग्रीन को और वर्टिकल रिवॉल्यूशन को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन करके हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपको, मैं ऐसा करता हूँ चीज़ें क्लियर होगी। ये बार थोड़ा देख लो आप एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो एवरग्रीन को पहली बात तो समझ लो कि एमएस स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। एमएस स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, उन्होंने दिया था इसको, ठीक है, स्वामीनाथन जी ने, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मतलब कि हम क्या करते हैं, सब इसको सपोज जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आया था ना, तो ये किस बेस में होता है हमारा, कि सस्टेनेबल मेथड ऑफ द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप को इंटेंसिफाई करते हैं। इंटेंसिफाई मतलब सघनता, ठीक है, सघन करते हैं, क्रॉप सघनता यानी कि इंटेंसिफिकेशन करते हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है, यानी डाइवर्स करते हैं, विविधता लाते हैं, ठीक है, सघनता और विविधता लाते हैं। 2 चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सीरियल होगा, पल्स होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप होगा, और साथ में उसको इंटेंसिफाई करेंगे, यानी कि पर हेक्टेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को लेंगे, ठीक है। तो इसी को जोड़ दिया था एमएस स्वामीनाथन में ने, इसी को ही कहते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। और दूसरा हमारा वर्टिकल रिवॉल्यूशन है। वर्टिकल से आप याद रखना कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड, यानी एक एरिया है अगर, इसमें आपको प्रोडक्शन को क्या करना है, इस यूनिट में ही बढ़ाना है प्रोडक्शन को। यानी कि हमें क्या करना है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग ले सकते हो, एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हो, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है एक प्रकार से, क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका वर्टिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कुछ मेजर स्कीम के बारे में देख लेंगे, क्योंकि स्कीम से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्कीम क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया सिलेबस में, जैसे कि आपको हमने पहले ही दिखा दिया था सिलेबस में, यहाँ पे स्कीम मेंशन है। एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे आप, ये जो स्कीम मेंशन की गई यहाँ पे, तो स्कीम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको स्कीम को कैसे पढ़ना, आपको अभी स्कीम पढ़ना भी नहीं आता, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना आपको। स्कीम, पहली बात तो वही स्कीम पढ़ना जो आपकी अभी स्कीम करंट में भी कंटिन्यू है,
ठीक है, यानी कि चल रही हैं अभी। ऐसा नहीं कि आई थी और बंद हो गई उसको आप रटने जा रहे हैं, ठीक है। वो स्कीम नहीं रटना जो आके बंद हो चुकी है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जो भी नई नई स्कीम है जो अभी चल रही है उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हम कुछ स्कीम बताएंगे, आप उनको नोट डाउन कर लेंगे, पेन पेंसिल लेके बैठेंगे अपना। तो पहला हमारी स्कीम है यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो पीएम यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया इसको और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसमें ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया था और बताया गया था कि पर ड्रॉप हमें मोर क्रॉप यूज करना है। एक स्लोगन दिया गया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या फिर हर खेत को पानी, ठीक है। ये दो स्लोगन दिए गए थे और इनका उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इरीगेटेड एरिया को बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो ये हमें शॉर्ट में याद रखना है इस स्कीम को, और आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना, देखना चाहो तो। इसका सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी जो कि फरवरी 2015 में लाई गई थी। सॉयल हेल्थ कार्ड के तहत सॉयल टेस्टिंग होती है, हमारे जो सॉयल होती है उनका डाटा लेके, और इसमें आपको याद रखना है कि इसके जो है 12 पैरामीटर होते हैं। 12 पैरामीटर्स में हम डाटा यहाँ पे लेते हैं, और 12 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं हमने लिखा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच, ठीक है। तो ये 3 हो गए। देन एनपीके होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट। देन सल्फर होता है सेकेंडरी न्यूट्रेंट हमारा, यानी सेकेंडरी न्यूट्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सल्फर को ही लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम को नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरान, ठीक है। इतने डाटा हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर क्या रहते हैं, मेंशन किए जाते हैं आफ्टर टेस्टिंग के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखिए जैसे क्या है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना को 2 योजनाएं और एक योजना थी, इनको मर्ज कर दिया गया। पहले चलती थी हमारी योजना नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो कि कब आई थी, रबी में 1999 से 2000 में आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले पूछा जाता था खूब, ठीक है, और अभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब पूछे जाने की चांस क्यों नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ चुकी है और ये कब आई थी, 2016 में आई थी, इसको याद रखना है। और एक दूसरी योजना को भी इसी के साथ मर्ज किया था, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आई थी कब, 2007 में। इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया और अब बना दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए फीचर इसके। इसमें क्या होता है कि प्रीमियम जमा करना होता है किसान को। तो प्रीमियम कितना होता है, खरीफ के लिए जो होता है 2% प्रीमियम होता है, रबी से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि खरीफ क्रॉप में रिस्क ज्यादा होता है। खरीफ क्रॉप में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए 2% प्रीमियम होता है। रबी में 1.5% प्रीमियम होता है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 5% प्रीमियम होता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, खत्म बात। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी और 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को साल भर में। 2,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में 3 बार दिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल साल में 6,000 रुपए पर मतलब ईयर दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं नीम कोटिंग यूरिया के बारे में। तो नीम कोटिंग क्यों कराया गया यूरिया में, इसको पहले जान लीजिए आप। एक्चुअली क्या होता है, यूरिया को पहली बात तो हमारा मिसयूज होता था, और दूसरी चीज़ क्या होता था कि यूरिया मान लो सपोज दैट है, तो यूरिया जैसे ही हम सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है, इसका तुरंत घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, और इसकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती थी। क्या हो जाती थी, लीचिंग हो जाती थी। और लीचिंग होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या होती थी, रिड्यूस हो जाती थी। इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती थी, कम हो जाती थी, ठीक है। जब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती थी तो हमने क्या किया, इसके पीछे नीम की कोटिंग करवा दी। अब जब नीम कोटिंग किया तो सपोज दैट इसको सॉइल में हमने अगर अप्लाई किया, यूरिया को कहाँ अप्लाई किया, सॉइल में अप्लाई किया, तो यूरिया धीरे 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 सॉल्युबल होगी और धीरे धीरे तब तक पौधा हमारा क्या करेगा, ये रूट जो होती है इस नाइट्रोजन को ले लेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे हमने नीम कोटिंग किया, और नीम कोटिंग हमारा कंपलसरी हो गया था यूरिया में 2015 से, इसको याद रखना आपको। नैनो यूरिया था एक, नैनो यूरिया आपको पता है क्या होता है, इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिएगा। 2022 में इसको अप्रूवल मिल गया था, इफको ने लॉन्च कर दिया था ऑफिशियली इसको, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, इसको अभी रिसेंट योजना है, 2022 में आई थी। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र बनाए गए थे PMKSK, और इसमें क्या होता था, एक चीज समझिए इसमें कि फर्टिलाइजर की रिटेल जो शॉप थी, आप देखे होंगे बहुत सारी फर्टिलाइजर की शॉप होती हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र थे आपके, तो इसमें क्या होता था कि जो रिटेल आप देखे होंगे ना, बहुत सारी फर्टिलाइजर की रिटेल शॉप होती हैं अलग अलग जगह,
तो इस तरह ना हो के हमारे पास वन स्टॉप शॉप होगी, एक ही शॉप होगी जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर इनपुट, सारे एग्रीकल्चर इनपुट हमें अवेलेबल कराए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और सर्विसेज भी जो होती हैं वो भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, तो एक ही शॉप होगी यहाँ पे, मतलब मल्टीपल रिटेल शॉप ना होकर एक ही शॉप की, ऐसी हमारी प्लानिंग बनी थी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र के तहत। इसे ही कहते हैं प्रधानमंत्री सभी कृषि समृद्धि केंद्र, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट अभी इस समय चल रहा है, आप देखे होंगे 2022 नवंबर में लाया गया था, और भारत ब्रांड के नाम से हमारे फर्टिलाइजर जो होंगे, सारे फर्टिलाइजर हो, डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे एसएसपी हो, भारत डीएपी के नाम से, भारत यूरिया के नाम से, भारत एसएसपी के नाम से आएगी, कोई कंपनी का नाम उसमें नहीं रहेगा। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, एक नई योजना इस बार लॉन्च की गई है अगेन 2024-25 में, और ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, क्योंकि हमारा ऑयल सीड की डिमांड हम ज़्यादा करते हैं, एक इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, ये हमारी योजना अभी भी चल रही है, 2007 में लॉन्च हुई थी, और इसके तहत हम गांव में आप देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत ही कम दर में, बहुत ही कम रेट में आपको राइस, व्हीट, मेज ये सब मुहैया कराया जाता है, चीनी भी मुहैया कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, ये भी 2007 में लॉन्च की गई थी। देन आत्मा के बारे में आप जरूर पढ़ना। आत्मा जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, जो कि 2005 में हमारा इंडिया में लॉन्च की गई थी, और KVK के साथ ये लोग क्या करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कोलैब करके और मतलब कि ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। ठीक है, आत्मा वगैरह की एजेंसी जो होती है। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर, जो कि 21 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, और ये 22 लैंग्वेज, जो हमारी 22 राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कितनी है 22 है, उन सारी लैंग्वेज में ही ये हमारा किसान कॉल सेंटर काम करता है। हर भाषा में हम जानकारी ले सकते हैं, और इसका जो टोल फ्री नंबर है 1551 है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन हमारा PSC में पिछली बार पूछा भी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट हमने ऑलरेडी बता दिया आपको 2001 में, और एक मिनट, इसको हमने कवर करा दिया ऑलरेडी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट को। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमें याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ पे, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी अंडर द NMSA, यानी कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत, और ये प्रमोट करती है किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसको याद रखना, ये प्रमोट किसको करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना है यहाँ पे, अब आपका योजना में और कुछ चीज़ याद रखना रिफॉर्म में। पहला तो हमने योजना पढ़ लिया, हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया कुछ, अब हमें जो ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या है ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको आप जरूर पढ़ लेना, ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना है, नेशनल ब्यूरो देखना है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं ये भी देखना है आपको, और साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लाइक द IRI, आप देखें IRI से पूछा जाता है ICRISAT। ठीक है, इस तरह से और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेजर उनको आप देख लेना, और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हमारी 4 हैं उनको देख लेना, नेशनल ब्यूरो 6 हैं इनको देख लेना, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, जिसमें मेनली आपको पल्स का देखना है, कानपुर में है पल्स का। ठीक है, वीड का कहाँ पे है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च, ये जबलपुर में है। ठीक है, मतलब सिंपल चीज़ है, आपको सारे जितने भी हैं ये रिसर्च सेंटर आपको याद होंगे, अगर याद नहीं हो तो आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कवर नहीं करा रहा क्योंकि आपको मिल जाएगी टेबल। ICR की साइट में जाना, ठीक है, साइट जैसे ही खोलोगे वहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक होगा ऑप्शन, रिसेंट जो भी नाम उनके चेंज हुए हैं जैसा भी है वहाँ पे उसको याद कर लेना। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, वीडियो भी मेरा पड़ा हुआ है जो कि ICR से हमने ICR की साइट से ही बनाया है, तो वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा लिंक में, उसमें क्या बोलते हैं आपका बॉक्स में। ठीक है, तो उसको आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और उसको मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से ही आपका कवर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये हमारा टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देख लीजिए आप। तो यहाँ से तो पूरा कंसेप्ट लिखने के लिए आएगा नहीं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तो क्वेश्चन क्या होगा आपका कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी चीज़ों में हमारा एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस को, देन हम करते हैं कैसू यानी काजू को, देन व्हीट को करते हैं, एंड देन टी को करते हैं, देन टोबैको करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसको करते हैं, राइस को करते हैं, देन कैसू करते हैं, इसको याद रखना। और यहाँ पे एक्चुअली इंपोर्ट है, हमने गलती से एक्सपोर्ट लिख दिया था, यहाँ पे इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट हमारा होता है एग्रीकल्चर में वेजिटेबल ऑयल का, काजू का, कैस्यू का, पल्स का एंड फ्रूट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंपोर्ट किसका होता है, वेजिटेबल ऑयल का, इसको याद रखना। तो क्लियर हो गया होगा। कॉफ़ी जो हमारा उसका 60 से 70% जो हमारा काफ़ी प्रोड्यूस हम करते हैं उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। कितना एक्सपोर्ट कर देते हैं, 60 से 65%, 65-70% हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एपेडा को हम एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। तो एपेडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है एपेडा। इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कर देते हैं जिसको, ठीक है, संरक्षित करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में। कब हुई थी, फरवरी 1986 में। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये क्या डील करती है, इसका एम होता है इन्हांस द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट को ही क्या करती है, इन्हांस करती है एपेडा। तो इसको आप जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका ईयर पूछ सकता है और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका MPEDA मेपडा को देख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेराइन मतलब मछली से रिलेटेड है, फिश, समुद्री, जो समुद्र में फिश होते हैं, प्रॉन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सी में पाए जाते हैं। इनका एक्सपोर्ट कैसे होगा इससे रिलेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है कोची केरला में है। इसको आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोची केरला में है। और टोटल जो अब अगला डाटा हमें याद रखना है यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले से ही, टोटल जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट हमारा कितना है, 5525 करोड़ का होता है। एक्सपोर्ट क्वांटिटी हमारी कितनी है, 3.12 लाख टन होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट। प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट हाईएस्ट है। मेडिकल प्लांट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट फिर है, फिर सीरियल, मिलेट्स, ये सब होते हैं। ठीक है, एक डाटा आपको और याद रखना है कि इंपोर्ट ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, मतलब हमारे जो फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, खाद है, उनका इंपोर्ट हम कितना करते हैं, तो 19 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया है टोटल फर्टिलाइजर का, 19 मिलियन मेट्रिक टन या 19 मिलियन टन, जिसमें यूरिया का हाईएस्ट इंपोर्ट होता है। किसका होता है हाईएस्ट, यूरिया का, जो कि कितना है 7.58 मिलियन टन। DAP का है फिर इसके बाद, सेकंड में DAP, यूरिया है हमारा फर्स्ट में, फिर DAP है, देन है NPK। ठीक है, फिर है MOP। NPK एक फर्टिलाइजर ही है। ठीक है, DAP हो गया तुम्हारा 6.58 मिलियन टन, फिर NPK होता है 2.75 मिलियन टन, एंड देन MOP होता है सबसे कम 1.87, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी MOP भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज डिस्कस किया मैंने 3 टॉपिक इकोनॉमिक्स के, और आपको एक बार और बता देता हूँ मोटे तौर पे सिलेबस से। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। हमने पहला टॉपिक रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या पढ़ना आपको मैंने बताया, और आपको ये भी बताया कि यहाँ से पढ़ लेना। इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको मैंने मेजर आउटलुक दे दिया है। अब नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा फार्मेशन ऑफ प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर। इसको आप देखेंगे। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का हम एक वीडियो बनाएंगे, स्टैट का। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को और समझेंगे, जो कि मार्जिनल प्राइस क्या होता है, मार्जिनल कास्ट क्या होता है। ठीक है, उसको पूरा ग्राफ है एक, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगा आपको। देन MSP की क्रॉप कौन कौन सी, इसको आप या कि स्वयं कर लेना, या कि अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं उसको 2-4 मिनट की वीडियो में एक बार चर्चा कर दूंगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसी हिसाब से मैं और भी आपको गाइड कर सकता हूं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।